अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया ये चैप्टर, अब इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक इंटरेस्ट, दूसरा एनविटीज। एनविटीज क्या है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। टॉपिक जो नया स्टार्ट करूंगा तो उस वक्त हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इटसेल्फ है क्या? इंटरेस्ट हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में वर्ड है इंटरेस्ट, उसको उर्दू में हम कहते हैं कि हमारा शौक है। इंटरेस्ट दिलचस्पी को कहा जाता है। आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो मैं किसी चीज में दिलचस्पी रखता हूं, मुझे इस किताब को पढ़ने का दिल चाह रहा है। आई एम बीइंग इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस बुक। तो इंटरेस्ट का मतलब वैसे होता है, अंग्रेजी जुबान में जो इंटरेस्ट वर्ड है इसको हम वैसे बोलते हैं कि हमारी दिलचस्पी है, शौक है। लेकिन बैंकिंग टर्म में, कॉमर्स की टर्म में इसका एक और मतलब होता है, जिसको अगर मैं अरबी का नाम दूं तो अरबी में इसको कहते हैं रिबा, या इसको हम सूद कहते हैं। तो ये जो सूद है, वैसे बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने सूद का निजाम, ये सूदी सिस्टम खत्म कर दिया है, मना कर दिया है। आप लोग इस सिस्टम में कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप एक रुपए भी किसी ऐसे जगह से लेके आ रहे हैं जहां से इंटरेस्ट लग के आया है, यानी कि वो आपकी अपनी मेहनत नहीं है, आप बैठे बैठे उसको पैसे कमा रहे थे, तो वो सिस्टम आपके लिए हराम करार दिया गया, वो सिस्टम मना कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो आपको सिखाया जाएगा, और मैं थ्रू आउट द चैप्टर, जाहिर है जो क्वेश्चन है जैसे हैं वो तो वैसे करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अपना दिमाग खुला रखना है। इंटरेस्ट की एक डेफिनेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, उस डेफिनेशन को हम इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, उसको हम रेंट कहेंगे। जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं, आपका वहां पर एक अरसा गुजर गया, वहां रहते रहते आपको अच्छा खासा अरसा गुजर गया, अब आपके पास पैसे आ गए, पहले नहीं थे पैसे, अब पैसे आ गए, आप चाह रहे हैं उस घर को खरीदना। अब दो तरीके होते हैं, या तो एक तरीका है कि आप उसको नकद कीमत अदा करें, यानी कि अगर एक घर है, फर्ज करते हैं 50 लाख का, आपने 50 लाख एज इट इज दे दिए पूरे और आपने घर खरीद लिया। दूसरा तरीका होता है कि आपने 50 लाख अभी नहीं दिए, आप एक एक साल के गैप से 10-10 या 12-15 लाख दे रहे हैं। तो क्योंकि वक्त के साथ पैसा डिवैल्यू होता है, वक्त के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल हो सकती है, मैं इंटरेस्ट को एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो आपने अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, आपने कहा कि नहीं, आज खरीदने, आज के रेट 50 लाख है, जो खरीदार है, जो खरीदने आ रहा है, उसको आपने कहा कि आज खरीदोगे 50 लाख में डील डन कर दो। लेकिन अगर एक साल बाद आओगे तो जो मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से मैं आपसे पैसे लूंगा। अब वो हो सकता है 50 लाख के बजाय डाउनफॉल आ जाए, 40 लाख में आपको मिल जाए, हो सकता है वो 50 लाख के बजाय 5 करोड़ में आपको मिले। तो अब यहां पर क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो आप एक डील करते हैं कि वैल्यू उस वक्त जो भी हो, मैं एक काम करता हूं कि 50 लाख में डील डन करता हूं, अगले 5 साल तक मैं आपको रेंट देता रहूंगा, चाहे मैं यहां रहूं या ना रहूं। अब आप अगर रेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 लाख आपने वैसे देने हैं और हर महीने आप रेंट दे रहे हैं 25-30 हजार रुपए, तो जब आपके जैसे ही रेंट के साथ वो पैसे कंप्लीट हो जाएंगे 50 लाख, अब आपने 50 लाख पूरे नहीं दिए उस वक्त, आपने क्या किया, 5 साल तक रेंट दिया, रेंट के अलावा थोड़ा थोड़ा अमाउंट, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, या फिक्स कैलकुलेट कर लिया हर महीने 2-2 लाख दूंगा। तो मेरे इतने साल बाद 50 लाख जैसे ही पूरा होंगे तो घर मेरे नाम हो जाए। अब अगले जो अगला जिसके पास ये घर है, जिसकी प्रॉपर्टी है, अगली जो पार्टी है, उसके ऊपर है कि वो 50 लाख का कहे या कहे कि नहीं, अगर आपको 5 साल बाद ही लेना तो मैं 1 करोड़ का दूंगा। वो जितने का दे, चाहे मार्केट वैल्यू वो हो या ना हो, उसने पहले बता दिया कि ये चीज मैं इतने की दूंगा, तो आपने अगर एग्री कर लिया तो आपको उतने की लेनी पड़ेगी। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई खराब नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ये ना ही हराम है। मेरी एक गाड़ी है, अगर फर्ज करें मैं उसको 10 लाख के, मेरी वो मार्केट वैल्यू 10 लाख है, लेकिन मैं जिसको बेच रहा हूं उसको पहले ही बता रहा हूं कि नहीं, मैं 20 लाख की दूंगा, मार्केट में बाकी किसी और से लेनी है 10 लाख की, क्या 8 लाख की मिल जाएगी, ले ले। लेकिन उस इंसान को पता नहीं क्या मेरी गाड़ी से इंटरेस्ट आ गया है, दिलचस्पी आ गई है कि वो मेरी ही गाड़ी अगर लेना चाह रहा है, तो फिर उसको मैं कहूंगा नहीं, 20 लाख की आप ले लो, हो सकता है मेरी नंबर प्लेट अच्छी हो। तो अब अगर उसको मेरी ही गाड़ी चाहिए तो मैं उससे 20 लाख रुपए पहले डन कर रहा हूं, ऑल तो मैं 10 लाख ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन वो 10 लाख हराम नहीं है, मना नहीं है, उसमें कोई सूद नहीं लग रहा।
तो आपकी डीलिंग पे सारी चीजें मैटर करती हैं, आप कैसे डील करते हैं। तो हम इंटरेस्ट को यहाँ पर रेंट का कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे। ऑल्दो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल रहे, बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन भी आएगी हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। तो बहरहाल इस चैप्टर के जितने भी सवाल आते हैं वो हमने करने हैं। अब यहाँ दो चीजें आपके पास हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आज आपने एक चीज खरीदी 10,000 रुपए की, आपने कहा कि हर साल इसमें 100 रुपए बढ़ रहे, तो आपके बाद 10 साल के बाद वो 10,000 के बजाय 11,000 की चीज पड़ेगी। तो आपके ये जो कैलकुलेशन कहलाती है ये कहलाती है सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेशन। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंतहाई बेहतरीन फॉर्मूला है, अगर आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में एक साल में होते हैं 365 दिन, 365 डेज, आप डेली बेसिस पे अगर सिर्फ 1% अपने अंदर इंप्रूवमेंट ले आए। अक्सर आप लोगों को अगर पढ़ना है एज अ स्टूडेंट, आपको अपने कोई चीज याद करनी है, डेली आपने सिर्फ अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट लानी है। आफ्टर 365 डेज कंपाउंड फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे 1% होता है, 1% आपके पास 1 + 0.01 पावर 365, ये कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड आप इसको कुछ भी कह लें, कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं इसको, उसका फॉर्मूला। तो कंपाउंड इफेक्ट अगर आपको अपने ऊपर लगाना है, आपको अपनी लाइफ में सिर्फ 1% एडिशन करना है। आपकी ये लाइफ कंप्लीट है, उसके अंदर एडिशन करना है 1%। अगर आप इसको एडिशन नहीं करते तो 1 की पावर 365 हो या अगले 10 साल 20 साल लगा दें, आपके ये 1 ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें आप 1.01 की पावर 365 करते हैं तो आपके पास ये अमाउंट कितना होगा, तकरीबन इतना कोई अमाउंट आ रहा होता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन अगर अपनी लाइफ में सिर्फ 1% इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में 1% इंक्रीज करके देख रहे हैं, तो एक साल बाद आप 37 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे अपने एक साल पहले वाले शख्स से। जो आप एक साल पहले थे, एक साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर है। तो कंपाउंड इफेक्ट का इतना ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। अब इसको आप पैसे पे लगा दें, पैसे पे लगा दें, सिर्फ आपका डेली 1% भी नहीं, 0.1% भी इंक्रीज होगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट किया, तो आप कैलकुलेट करके जब हम सॉल्व करेंगे देखेंगे वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो इस किस्म के क्वेश्चंस यहाँ पर आपने इस चैप्टर में सीखने हैं, और ये चैप्टर आपके पास काफी इंटरेस्टिंग है। जाहिर है इसका नाम स्टडी इंटरेस्ट से हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे चल के वो अपना दिमाग खुला रखना है और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपने सीखनी है। इंप्लीमेंट जहां हो सकती है वो करनी है, जो नहीं इंप्लीमेंट कर सकते वो करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नया चैप्टर 3 है किताब का, जिसमें आपके 2 पोर्शन है, इंटरेस्ट और एन्युइटीज की। अब इंटरेस्ट के ऊपर पहले हम बात करें, लास्ट क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। अब उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले यहाँ पर आपने सीखना है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इस्तेमाल होंगे वो इन फॉर्मूले के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। अब 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि आपने एक अमाउंट दिया 1000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, उस 1000 रुपए पे हर साल लेट सपोज 10% इजाफा हो रहा है, तो 10% 1000 का तकरीबन बनता है 100 रुपए, तो हर साल 100 रुपए ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं आज 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगले साल मेरे पास 1100 यानी 1100 होंगे, उसके अगले साल 1200, उसके अगले साल 1300, फिर 1400, हर साल 100 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आज मैंने 1000 लगाए, अगले साल 1100 हो गए, अगले साल 1100 का 10% निकलेगा। अब 1100 का 10% अगर हम निकालने बैठे तो 110 रुपए बनता है। तो उसके अगले साल 1200 रुपए नहीं बनेंगे, बल्कि आपके पास 1210 रुपए बनेंगे। फिर उसके अगले साल 1210 का 10% निकालेंगे तो 1210 का 10% तकरीबन होता है 121 रुपए। तो उसके अगले साल आपके पास 1331 रुपए बनेंगे। तो हर साल आपके पास अमाउंट इस तरीके से इंक्रीज होगा। 2 डिफरेंट कैटेगरी होती है। आपने क्या किया, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, अब हर साल 100 रुपए आपकी 10% हमने यहाँ पे रेट, इंटरेस्ट रेट लिया है, तो 10% इजाफा हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने पैसे लिए,
आपका इंटरेस्ट लगा, वो पैसे आपने अपने पास लिए, अब दोबारा वही टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट समय था वो आपने इन्वेस्ट कर दिया दोबारा से, अब उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे 10% अप्लाई होगा। तो ये दोनों में फर्क होता है मामूली सा। ये जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा, दूसरे फॉर्मूले में भी फर्क आपके पास है। तो अगर यहाँ पर मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 1000 रुपए आपने आज लगाए, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, 10% इंटरेस्ट रेट पे आपके अगले साल ये अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपए, उसके अगले साल 1200, उसके अगले साल 1300 और उसके अगले साल 1400। ये चलता रहेगा इस तरीके से, जितने साल आप देंगे उतने साल ये सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होगा। लेकिन वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो अगले साल तो ये 1100 होगा, लेकिन उसके अगले साल 1210 रुपए होगा, उसके अगले साल 1331 रुपए होगा और उसके अगले साल इसका 10% आप लेंगे तो तकरीबन ये बनेगा तो 1464.1। इस तरीके से अमाउंट बढ़ेगा। अब आप गौर करें, अभी आपको नजर आ रहा है कि कम अमाउंट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस बहरहाल है। ये आप लगा लें 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद 1000 रुपए से आपको हो सकता है 2000 मिल जाए, लेकिन 10 साल के बाद 1000 से 2000 से ज्यादा ही अमाउंट मिल रहा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट क्लास में कंपाउंड इफेक्ट सिखाया था। तो कंपाउंड इफेक्ट जो होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम बैंकिंग साइड में बात करें तो ज्यादातर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं। वजह उसकी है कि अमाउंट उससे ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। अब बहरहाल ये है क्या, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, I इज इक्वल टू पी एन आर, वेयर आई आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट वैल्यू को, जो इंटरेस्ट आपके पास अमाउंट आया उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, 1000 रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। सिमिलरली आपके पास एन नंबर ऑफ पीरियड, अब एक आपका जो ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ ड्यूरेशन बोले नंबर ऑफ पीरियड बोले, वो आपके 5 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल, 1 साल, जितना अरसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना अरसे का आपके पास नंबर ऑफ पीरियड ड्यूरेशन है। कभी कभार ये 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी हो जाता है, महीने के हिसाब से भी आप काम कर रहे हो। और आर आपके पास इंटरेस्ट रेट है, आपका जो अमाउंट है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है हर महीने या हर साल, 7% हो रहा है, 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो रेट इंटरेस्ट आपके पास, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले या इंटरेस्ट रेट बोले एक ही बात है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट वैल्यू आई, अगर 1000 रुपए मैंने लगाए, 10% इंटरेस्ट पे एक साल के टर्नओवर पर मुझे 100 रुपए मिलेंगे, तो वो 100 रुपए आई की वैल्यू थी। लेकिन ओवरऑल अमाउंट कितना होगा, जो इनिशियल अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपए प्लस इंटरेस्ट वैल्यू 100 रुपए, टोटल अमाउंट करें 1100। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट वैल्यू को ऐड करवा दें, तो आपके पास प्रेजेंट प्लस इंटरेस्ट वैल्यू पी, तो प्रेजेंट ये आई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पी एन आर, दोनों में पी प्रेजेंट वैल्यू कॉमन है, तो पी इंटू 1 प्लस एन टाइम्स आर, ये आपके पास टोटल अमाउंट की वैल्यू आ जाती है आफ्टर अप्लाइंग द सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है टोटल अमाउंट, क्योंकि अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का जो है वही तकरीबन यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ही है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप टोटल अमाउंट निकालते हैं, टोटल अमाउंट क्यों, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट वैल्यू होता है आपके पास उसी तरीके से आएगी, लेकिन ओवरऑल वैल्यू में चेंज हो जाता है। ओवरऑल वैल्यू में चेंज कैसे होता है, क्योंकि आप इस वैल्यू में अपने इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड करवा रहे हैं। अब ये जो अगली वैल्यू आएगी वो इस पर डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है, हर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू अगली वैल्यू पिछली वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अब हर बार प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू एक बार जो अप्लाई करती वही अप्लाई होती है। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, टोटल वैल्यू या टोटल अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर एन। नोटेशंस वही है, ए आप फ्यूचर वैल्यू बोले या कंपाउंड वैल्यू बोले, उधर ए आप टोटल अमाउंट कह रहे थे, इधर भी टोटल अमाउंट कह सकते हैं, लेकिन ए आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा है 10 साल बाद फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी। प्रेजेंट वैल्यू पी है, 1 तो सिंपल कांस्टेंट है, आर रेट इंटरेस्ट रेट है, और आपके पास एन नंबर ऑफ पीरियड है कि 2 साल के लिए आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, 10 साल के लिए क्या है, कितना ड्यूरेशन था, वो आपके पास नंबर ऑफ पीरियड होगा। इसके बाद एक कुछ केसेस आएंगे कि आपके इंटरेस्ट को अक्सर ऐसा भी बैंक ऑफर करते हैं या और दीगर जगहों पर, अगर कहीं पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए
अब वहां से आप चाह रहे हैं कि हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आपको पैसे मिल जाए। तो अगर एक साल में मल्टीपल टाइम्स आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या पैसे आपको मिल रहे हैं, तो उस सूरत में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। होता वही है जो ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट है, आगे हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी में जाते हैं कि आपके पास जो रेट था वो अब चेंज हो जाता है कि आई अपॉन एम। आई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है एक साल में, फॉर एग्जाम्पल 10%, 7%, 5%, जो भी, डिवाइड बाय एम। एम का मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक साल में आपको रिटर्न मिला। अब कुछ लोगों को साल में 4 दफा मिला है, कुछ को हर महीने बाद मिला है, साल में 12 दफा। तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम है एक साल का, वो एम की वैल्यू है। आई आपके पास है इंटरेस्ट रेट एक साल का, ऊपर आप मल्टीप्लाई करते हैं एम से। एम वही जो यहाँ पर है, नंबर ऑफ टाइम्स एक साल में कितनी दफा आपको वापस रिटर्न मिला, और टी यहाँ पर जो वैल्यू है इट इज नंबर ऑफ ईयर्स। अब 5 साल के लिए आपको मिल रहा है, 3 साल के लिए मिल रहा है, 10 साल के लिए मिल रहा है। तो यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर मैं आई अपॉन एम को आर कह रहा हूं, रेट है, और एम इंटू टी को मल्टीप्लाई करके आपस में कह रहा हूं नंबर ऑफ पीरियड है टोटल। सारे आप एम क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर, और टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। एंड में आपको आंसर ये जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, वो नंबर ऑफ पीरियड्स ही आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ही आएगा। तो बहरहाल आपके पास यही फॉर्मूला जब इस तरीके से लेट करके वैल्यू पुट करूंगा तो वापस ये बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो मल्टीपल कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को ही एम टाइम्स आपने निकलवा लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने कहा कि मैं पूरे एक साल के लिए लॉक नहीं कर सकता, आप एक काम करें कि मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो जनरेट हो रहा है वो देते हैं। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको मिलता जाएगा। वो जो हर महीने थोड़ा अमाउंट आप निकाल रहे हैं वो इस मल्टीपल कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट हैविंग एम नंबर ऑफ पीरियड्स, ये दो आपके पास टर्म्स कहलाती हैं। तो इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं, इसको हम मल्टीपल कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट थे, 3 कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पर ये सारी जो वैल्यूज है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वही पीछे वाली सारी। ओवरऑल आपको यहाँ पर अब सवालात की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने, इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पे जो जो कंडीशन हमारे पास आएगी क्वेश्चन में, वो अब हमें सॉल्व करनी है। इसको नोट कर लें जल्दी से। चलें बेटा, आ जाए अपने क्वेश्चंस पे। आपके पास यहाँ पर जाहिर है हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो जो इससे मिलते जुलते सवाल किताब के हैं वो आप अपनी किताब में बाकी भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो किताब के और पास्ट पेपर में आए हुए सवाल आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पहले करवा रहा हूँ। आपके पास 5th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹75,000, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 75,000 का है। सिंपल इंटरेस्ट आई कैलकुलेट करें। डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8.5%, रेट इंटरेस्ट रेट गिवन है 8.5% फॉर 5.5 years, 5.5 साल। या आपके पास नंबर ऑफ पीरियड एन गिवन है। आपके पास डाटा किताब में जो सवाल आते हैं या जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आपको डाटा वहां से निकालना है, इसको हम कहते हैं डाटा फैच करना है। तो सवाल में डाटा जो गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू आपने इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दी, उसके सिंबल लिखे और उनकी वैल्यूज लिखी। प्रेजेंट वैल्यू 75,000 थी, इंटरेस्ट रेट 8.5%, परसेंट को हमें हटाना होता है, तो जब भी परसेंट हटाएंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास 8.5 डिवाइड बाय 100 0.085 वैल्यू आती है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर और जो गिवन है एन नंबर ऑफ पीरियड्स 5.5 years, इसको आप जब लिखेंगे तो सिंप्लीफाई करना आपको आता है 11/2 years, ये कहलाता है। नेक्स्ट आपसे ये सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने को कहा, तो इसको आगे क्वेश्चन मार्क हमने डाले क्योंकि ये निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर आपका दिल चाहता है पूरा लिख दें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बेहतर होता है कि आप पूरा बताएं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देके फिर भी आप इस तरीके से लिख दें तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला काफी है, इसलिए मैंने यहाँ तक लिखा, अदरवाइज मैं इसको आगे लिखा देता। जिसका दिल चाहता है वो लिख दे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जहां कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी एन आर। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बोला है, यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू नहीं बोला। तो आपके पास आई निकालना है, आई का फॉर्मूला पीछे भी सिखाया है, पी एन आर। टी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, डाटा में आप लिख चुके हैं। कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर आपके पास आ रहा है 35,062.5 रुपीज। तो आपके ये इंटरेस्ट वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू नहीं है। 75,000 में इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, इकट्ठी वैल्यू आ जाएगी।
तो जाहिर है आपने 5.5 साल के लिए 75,000 अगर इन्वेस्ट किए हैं एट द रेट ऑफ 8.5, तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट ये बनेगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जरा मैं आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करूं कि अगर आप लोगों का दिमाग ये जाता है कि कोई बैंक आपको ये पैसे दे रहा है, तो पहले आपको ये सोचना है कि बैंक आपको ये पैसे क्यों दे रहा है। अगर तो ये आप बैठे बैठाए खा रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, बस बैंक ने बोला इतने % सेविंग होती रहेगी, मिलता रहेगा आपको, और आपकी कोई मेहनत नहीं है, तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी तो मेहनत ही नहीं है। लेकिन अगर ये आपका रेंट होता, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में जब कल की क्लास पढ़ा रहा था कि हम इसको रेंट लेके चलेंगे, इंटरेस्ट को हम रेंट लेके चल रहे हैं कि आपने 75,000 रुपए दिए, अब 75,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो जो 75,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं वो 75,000 इन्वेस्ट करने पर आपको बदले में उस जगह का रेंट मिले। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 75,000 रुपए की एक दुकान खरीद रहे और हर महीने उस दुकान से किराया आता रहे, तो वो आपके जब दुकान खाली हो रही होगी, आपको दुकान वो बेचनी होगी, तो वो 75,000 की दोबारा बिक जाएगी। लेकिन जो आपने उस ड्यूरेशन में रेंट लिया वो आपके पास सरप्लस वैल्यू है, इजाफी वैल्यू है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अपने दिमाग में लेके चलना है इंटरेस्ट का भी, कि वो आपने इन्वेस्ट किए 75,000 और बदले में आपको वहां से ये पैसे मिल रहे हैं, वो आपके रेंट के पैसे हो गए। आपके वहां पर दिमाग आपने लगाया, सही वक्त पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास ये अमाउंट उसका इजाफी मिल गया। तो मेरे पास एक चीज है, मेरे पास ये मार्कर है, किसी को जरूरत है, मैं किराए पे दे रहा हूँ, ये लें, जब आपका काम हो जाए मुझे वापस कर दें, ये चीज मेरी रहेगी। इसी तरीके 75,000 मेरे ही है, ये जो अमाउंट आया उसका रेंट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने इंटरेस्ट का लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर किताब का है 13, जिसमें आपको यहाँ पर सवाल में कहा है इन व्हाट टाइम, टाइम पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ पीरियड निकालना है, एन विल ₹50,000 बिकम 64,000, 50,000 रुपए हैं, ये 64,000 कब होंगे एट 7% पर एनम। पर एनम कहते हैं पर ईयर को, एनम बोले या ईयर बोले एक ही कॉन्सेप्ट है। तो 7% पर एनम आपके पास सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होता तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। डाटा क्या गिवन है वो आपने लिख दिया, आप यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। पहला किस तरीके से आपने अपने रजिस्टर में करना है या एग्जाम में करके आना है वो बता दिया। अब सारा आपको उसी तरीके से जैसे ये सवाल करवाया वैसे ये करने। आपके पास यहाँ पर जो डाटा गिवन है टोटल अमाउंट 64,000, इसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं कि कितने अरसे बाद मेरे 50,000 64,000 64,000 बनेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपकी 50,000 है। इंटरेस्ट रेट 7% है, 7% को कन्वर्ट कर दें डिवाइड बाय 100, आपका 0.07 इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ पीरियड जाहिर है हाउ, कितना टाइम, हाउ लॉन्ग, या जो आपकी किताब में कहा है कि इन व्हाट टाइम, तो उस लिहाज से आपका नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पर बताएं, इन नंबर ऑफ ईयर्स बताने। तो हवाला दें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर दिल चाहता है आगे एक्सटेंड कर दें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बजाय आप इतना लंबा लिखने के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, और जाहिर है जो आप जब आप हवाला दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जिसका दे रहे हैं जाहिर उसी के हवाले से कह रहे हैं। तो बहरहाल आपके पास टोटल वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू, या आपके पास इसको हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बेसिस पे टोटल वैल्यू भी कहते हैं, ये बराबर है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस एन आर। ये पीछे मैं लिखवा चुका हूँ। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, टोटल वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो भी कहें ये है, 1 प्लस एन मालूम करना है, आर की वैल्यू है। तो 50,000 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो 64,000 डिवाइड बाय 50,000 1.28 होता है। ब्रैकेट 1 प्लस 0.07 टाइम्स एन है, ये 1 उधर जाएगा तो ये आपका 1.28 माइनस 1, तो 0.28। ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0.07 एन से, उधर जाके डिवाइड होगा। तो एंड में आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स आंसर आएगा। तो 4 साल के बाद अगर कोई मुझे 7% वैल्यू दे रहा है, 7% इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है, अगर मैं 50,000 रुपए रखवा दूं तो 4 साल के बाद वो 50,000 रुपए 64,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। किताब के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आपसे कहा है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, आपको बता दिया जाएगा कि कब सिंपल इंटरेस्ट है कब कंपाउंड इंटरेस्ट है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹500। कंपाउंड और सिंपल में फर्क मैं बता चुका हूं, आपने 50,000 जमा करा है, 50,000 के हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में
500 जमा करवाए, अगली दफा अगर वो 550 रुपए हो गए तो अब प्रेजेंट वैल्यू 550 रुपए कंसीडर की जाएगी, ना कि 500 रुपए। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सवाल में गए कंपाउंड अमाउंट आप बताएं 500 रुपीज का इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर एट 5% पर एनम, रेट इंटरेस्ट रेट दे दिया 5%, नंबर ऑफ ईयर्स आपको यानी नंबर ऑफ पीरियड दे दिए 3 साल, डाटा आपने उसी तरीके से बनाया, प्रेजेंट वैल्यू, नंबर ऑफ पीरियड, इंटरेस्ट रेट, इसको कन्वर्ट किया परसेंटेज को, तो अगर डिवाइड बाय 100 तो आर की वैल्यू 0.05, कंपाउंड अमाउंट बताना है। अब इसको फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं, आप इसको कंपाउंड अमाउंट भी कह सकते हैं या एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कह सकते हैं, जो सवाल में कहा है आपको वो लिखना है। हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, या आपके पास सिर्फ लिख दे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला पीछे पढ़ा है a इज इक्वल टू p टाइम्स 1 प्लस r की पावर n। इसके फॉर्मूले और उसके फॉर्मूले में फर्क है, तो आपके पास पावर n, यहाँ पर सारी वैल्यूज गिवन है, p आपका 500 है, r 0.05, n 3, तो 1 प्लस 0.05 1.05 पावर क्यूब करें। आप ये डायरेक्ट यहाँ से इस स्टेप में जंप कर सकते हैं, एक स्टेप मिस कर सकते हैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके। बहरहाल आपको सॉल्व कैसे करना है वो बता दिए, पहले आप कैलकुलेटर में इसका क्यूब निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से या जो भी वैल्यू वहां मौजूद होगी, तो आपके पास इस तरीके से एक्यूमुलेटेड या कंपाउंड वैल्यू आ जाएगी। और ये आपके पास जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है 8125, इसको राउंड फिगर कर दें 578.8, 81 भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल 0.8 के बाद अगर बड़ी वैल्यू है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से राउंड ऑफ जब करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर आज की क्लास को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं ज़ाहिर कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करवा के फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से ऑनवर्ड काम करवा रहा हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में ज़ाहिर हम 5 रुपए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो पिछली क्लास में 24 तक, क्वेश्चन नंबर 24 तक काम करवा दिया था। अब आपके पास 25 क्वेश्चन में कहा है 25 में द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 2.5%, यानी 2.5% आपके पास इंक्रीज हो रहा है एक टाउन की पॉपुलेशन में। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपके पास पॉपुलेशन बढ़ती है कंपाउंड इफेक्ट के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 लोग थे अब 1000 लोगों के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये आपके पास एक चेन रिएक्शन होता है। अगर 3 लोगों को आपने कोई बात बताई है, 10 लोगों को कोई बात बताई है, अब आप बोलेंगे वो 10 लोग आगे एक एक बंदा 10-10 लोगों को बात बताएगा, तो आपके पास ये चेन रिएक्शन एक कहलाता है, चेन अफेक्ट या चेन रिएक्शन होगा। उसी तरीके से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो भी एक कंपाउंड इफेक्ट होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से हम काम नहीं कर सकते, इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो अगर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज हो रही है 2.5% ईच ईयर, हर साल 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, अब फॉर्मूला आपका जो अप्लाई होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का अप्लाई होगा, जिसमें आर 2.5% गिवन है। 3 years ago population was exactly 44,800। उस वक्त के हिसाब से जो प्रिंसिपल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू थी वो आपके पास 44,800 थी, तो P की वैल्यू आप लिखेंगे 44,800। नंबर ऑफ ईयर्स n आपके पास, नंबर ऑफ पीरियड n आपके पास 3 years हो जाएगा। आपसे कहा है व्हाट इज इट नाउ, यानी कि जो अब फ्यूचर वैल्यू है उस वक्त के हिसाब से हम डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास उस वक्त के लिहाज से फ्यूचर वैल्यू होगी 3 साल बाद, दैट इज ए, इसको टोटल वैल्यू बोलें या आप कंपाउंड अमाउंट बोलें या कंपाउंड या फाइनल एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलें, जो भी आपका रुचि है। तो बहरहाल यहाँ टोटल वैल्यू मैंने लिखवाई है, डाटा ये सारा सवाल में गिवन है, ये सारा आपने तरतीब से लिख दिया। 2.5% को इस तरीके से लिखने की बजाय ऐसे भी लिखते हैं, परसेंट हटाएंगे तो 0.025 आर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हवाला दिया। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर दें, P की जगह 44,800, R की जगह 0.025, N की जगह 3, 1 प्लस दिस वैल्यू 1.025, होल क्यूब करें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास कुछ ये वैल्यू आ रही होगी। तो 0.7 को राउंड ऑफ कर दें, आपके मेरे पास 44.7 रुपीज है, तो अप्रोक्सीमेटली 45 रुपीज है। तो इस तरीके से 48,245 रुपीज आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा कि आपकी टोटल वैल्यू 3 साल बाद अब जो पॉपुलेशन की होगी, अच्छा यहाँ पर पॉपुलेशन है तो रुपीज नहीं आएगा, तो टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ पीपल होंगे, तो इसमें आप बस ये लिखते हैं 48,245, ये आपके पास नंबर ऑफ पीपल कहलाएंगे। ज़ाहिर पॉपुलेशन आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे कहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹4500 इन 3 years एट 5% पर एनम। आपके पास 3 साल के अंदर 5% रेट अप्लाई हुआ है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है दैट इज 4500 पर एनम का मतलब पर ईयर। डाटा वही गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 4500 है, रेट आपके पास 5% यानी 0.05, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है। आपसे कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, आपसे टोटल वैल्यू नहीं की, आपसे टोटल वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं कहा गया, आपसे सिर्फ कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कि जो इंटरेस्ट लगने के बाद वैल्यू आई है सिर्फ आपको उससे मतलब है। आपने एक चीज खरीदी 10 रुपए की, उसको 20 रुपए में बल्कि 30 रुपए में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ उससे मतलब है। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले का हवाला देंगे, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कि आपका मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आर की पावर एन, वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ गई 5209.3 रुपीज। तो 5209.3 रुपीज में माइनस करेंगे आप अपनी एक्चुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मैंने अगर 4500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और मेरे पास वो 4500 रुपए 3 साल के लिए लग गए, अब 3 साल बाद मैंने कोई इसमें इजाफी खर्चा नहीं किया, तो मेरे पास जो बचे हुए पैसे, मेरा प्रॉफिट हुआ, जो मुनाफा होगा वो कितना होगा। तो उसी तरीके से आपने पीछे जो सवाल किए हैं पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर जो आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़ा था, वहां पर भी यही काम कर रहे थे, यहाँ पर भी यही करना है। तो आपके पास टोटल अमाउंट में से जो आपने इन्वेस्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट अमाउंट, उसको माइनस कर दें, सिंप्लीफाई करें, 709.3 रुपीज ये आपके पास वैल्यू आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बाद ये सारे किताब के और भी क्वेश्चन है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरह 27 कराया 26 भी ऑलमोस्ट ऐसे ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 37। ये आपके पास है मल्टीपल कंपाउंडिंग का। मल्टीपल कंपाउंडिंग मैंने आपको सवालात से पहले 3 चीजें सिखाई थी, 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक सिंपल इंटरेस्ट का, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का और तीसरा आपके पास मल्टीपल कंपाउंडिंग का। तो मल्टीपल कंपाउंडिंग आपके पास यहाँ पर है। मल्टीपल कंपाउंडिंग से रिलेटेड सवाल यहाँ पर आपसे गिवन है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। आपको कंपाउंड अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट बताना है ऑफ ₹54,000 एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली बोलें या सेमी एनुअली बोलें, अगले सवाल में ये टर्म सेमी एनुअली के तौर पे है, तो दोनों का मतलब एक ही है कि आपके पास साल में 2 दफा। क्वार्टरली का वर्ड आएगा तो साल में 4 दफा, हर 3 महीने बाद 4 दफा आपके पास क्वार्टरली कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कहा है हाफ ईयरली आफ्टर 2 years, 2 साल के लिए आपने टोटल टाइम दिया और हर साल 2 दफा, हाफ ईयरली का मतलब हर साल में 2 दफा आप उसमें से इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन की हेडिंग प्रॉपर उसी तरीके से, बाकी इधर भी आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, और उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन ब्लू पेन से करना है। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 54,000 गिवन है, इंटरेस्ट रेट 8% है, आप 8% को डिवाइड बाय 100 करके 0.08 इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मैंने पीछे आपको मल्टीपल कंपाउंडिंग में आर का फॉर्मूला लिखवाया था, आर बराबर होता है आई अपॉन एम के। तो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप इसको इंटरेस्ट रेट अगर नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ इंटरेस्ट लिख दे, तो सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरेस्ट लिखें या इंटरेस्ट वैल्यू लिखें, तो बेहतर है कि आप इंटरेस्ट रहने में वैल्यू भी ना लिखें ना रेट लिखें। आई आपके पास आ गया। नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर, यहाँ पर पूरा लिखने की वैसे जरूरत नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स भी काफी है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर है, ये एक साल में कितनी दफा आप इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके सवाल में कहा है हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 दफा। तो अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स टोटल टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर 2 साल है, तो नंबर ऑफ ईयर्स अगर मेरे पास 2 है, आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर 2 है, तो आपका अब यहाँ पर ये जो मालूम करने होगा कंपाउंड अमाउंट, यानी कि आपके पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या है, टोटल फ्यूचर वैल्यू क्या है वो बताएं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग, अब यहाँ पर आप मल्टीपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम। आर की जगह आप एम लिखते हैं, होल पावर एम इंटू टी, एन की जगह एम इंटू टी लिखते हैं।
तो आपने ये सारा पीछे फॉर्मूला मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। सिंपल, अब वैल्यूज पुट कर दें। आई की पी की जगह 54,000, आई की जगह 0.08, एम की जगह 2, टी की जगह 2। तो जो भी डाटा आपको सवाल में गिवन है वो आपने फॉर्मूला में पुट किया। ये आपके पास 0.08 डिवाइड बाय 2 0.04 है, 2 into 2 4 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास एंड में आंसर आएगा 63,172.4 रुपीज। इसको भी अगर दिल चाहता है राउंड ऑफ करने का तो आप राउंड ऑफ कर दें 63,172, लेकिन यहाँ पर आप आंसर पॉइंट में दे दें। ऑल्दो इधर भी आंसर पॉइंट में दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ करवा दिया। इधर भी आंसर देंगे पॉइंट में तो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। तो ये सिंपल सा आपके पास मल्टीपल कंपाउंडिंग का क्वेश्चन था, इसको जल्दी से अपने पास नोट कर लें। चलें आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा है हमजा इन्वेस्ट ₹8,000 एट 10% पर एनम। अब साथ में डाटा जिस तरह यहाँ पर लिखा है आप साथ में देखते जाएं। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 8,000 है, इंटरेस्ट आपके पास 10% है पर एनम मतलब पर ईयर का। फॉर 4 years, टी की वैल्यू 4 years है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, टोटल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू वो क्या हासिल करेगा आफ्टर 4 years, यानी 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद आपके पास वो कितने अमाउंट गेट करेगा इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफा। तो एम की वैल्यू 2 आ गई। ये सारा डाटा यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दिया। फ्यूचर वैल्यू आपको फाइंड करनी है, हवाला देंगे उसी तरीके से। अब ये मैं पूरा एक एक स्टेप नहीं बता रहा, आपने कंपाउंड मल्टीपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 11,820 अप्रोक्सीमेटली। तो ये सिंपल सा आपके पास जिस तरह से पीछे आपको करवाया था क्वेश्चन 37 उसी तरीके से 38 भी है, इसी तरीके से 39 भी है। आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है। 39 में आपसे कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹1,500 इन्वेस्टेड एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अमाउंट बताने ए, प्रेजेंट वैल्यू पी की वैल्यू 1500 गिवन है, आई की वैल्यू 6% है। एट द एंड ऑफ 8.5 years आपको एएस टी की वैल्यू 8.5 गिवन है। जिस तरह से ये सवाल 38 करवाया उसी तरीके से 39 भी होगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया। 40 में आपसे कहा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। कंपाउंड अमाउंट नहीं बोला, टोटल फ्यूचर वैल्यू नहीं बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। तो आपको यहाँ पर डाटा गिवन है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 एट 10%। 2,000 पी की वैल्यू हो गई, 10% आई की वैल्यू हो गई। कंपाउंडेड मंथली फॉर 2 years। कंपाउंडेड मंथली का मतलब हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो आपके पास एम की वैल्यू यहाँ 12 गिवन है। फॉर 2 years का मतलब टी की वैल्यू 2 years गिवन है। तो आपके यहाँ पर जो डाटा है इस तरीके से लिख दिया। डाटा आपको बस अपने सवाल से निकालना आना चाहिए, बाकी फॉर्मूला वही है, सारा काम यहाँ पर सेम है जैसे पीछे किया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का हवाला देंगे, वैल्यूज पुट करें 1 प्लस यहाँ पर आई और एम जो भी है वैल्यू सारी पुट करके सॉल्व करके आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके आंसर ये निकाल सकते हैं। ये 2-3 स्टेप इजाफी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो इसके कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए कि पहले ये डिवाइड होगा, होल पावर फिर अप्लाई होगी। इस तरीके से आपके पास ए टोटल वैल्यू आ जाएगी 2,440.8 रुपीज। अब सवाल में क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपका फॉर्मूला ए माइनस पी है, पीछे मैं करवा चुका हूँ। ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, पी की वैल्यू डाटा में गिवन है। सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, आपके पास 440.8 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने 41 है, 37 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000। 25,000 आपके पास पी की वैल्यू है इन 3 years, पी की वैल्यू 3 आ गई। एट 4% आई की वैल्यू 4 आ गई। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कहते हैं 4 को, साल में 4 दफा, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 दफा आपके पास इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो एम की वैल्यू 4 आ गई। डाटा सारा आपके पास गिवन है जिस तरीके से पिछले सवाल में किया है। हवाला दें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग, वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर ए का 28,170.63 रुपीज आ रहा है। लेकिन क्योंकि सवाल में आपसे कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, मेरे पास उधर जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। आपने प्रॉपर इसके नीचे करना है जैसे पीछे यहाँ पर काम किया है। इधर मैंने हेडिंग भी नहीं डाली, पिछले सवाल में हेडिंग डलवाई थी, तो आप बेहतर है हेडिंग डाल दें। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें निकालना है। ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ए माइनस पी, आपको पी की वैल्यू गिवन है 3,170.63 रुपीज आपका इस सवाल का
कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड वैल्यू आ जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालात यहाँ पर मल्टीपल कंपाउंडिंग के हमने डिस्कस कर लिए। तो आज की क्लास में यहाँ तक हम काम करें। इस जैसे मिलते जुलते सवालात जितने भी हैं किताब के वो आपने घर पे सॉल्व करने। क्लियर है यहाँ तक? चलें अपने इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 42 है किताब में। सवाल में आपसे कहा है ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट जब ओपन करते हैं तो ऑप्शन मिलता है जिसमें से एक ऑप्शन सेविंग अकाउंट्स का होता है। सेविंग अकाउंट में आपके पास जो पैसा मौजूद है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है और उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इसमें कहा है ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट बैंक ए पेज 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी हर साल बाद 8% उसमें इंटरेस्ट लगेगा। वाइल बैंक बी पेज 8% इंटरेस्ट, वो भी 8% ही इंटरेस्ट दे रहा है लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 दफा दे रहा है। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि एनुअली अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और वहीं पे दूसरा बैंक है या कोई और शख्स है जो कि आपको साल में 2 दफा 3 दफा या 12 दफा, पीछे सवाल ऐसा भी किया था जिसमें हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा था, तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हर महीने जो इंटरेस्ट मिल रहा है और एज कम्पेयर टू जो साल में एक दफा मिल रहा है उसमें जो हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है। अभी यहाँ पर जो आपने सॉल्व किया है इसको जब हम देखेंगे तो आपके पास वैल्यू एनुअली और सेमी एनुअली में, जो सेमी एनुअली है साल में 2 दफा इंटरेस्ट लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर उसी तरीके से आपसे कहा है कि बैंक बी में भी 8% इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, लेकिन उसको साल में 2 दफा इंटरेस्ट लगेगा, सेमी एनुअली करेंगे। ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000, अब एक कंडीशन दी कि दोनों में अगर 10-10 हजार रुपए जमा करवा दें, हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी अर्न इन 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जब आप चेक करेंगे तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट आपको जनरेट होकर मिलेगा एट बैंक बी। बैंक जो दूसरा बी वाला है उसमें जाहिर है आपको पहले सवाल में बता दिया कि जो सेमी एनुअली कंपाउंड लग रहा है उसमें वैल्यू ज्यादा आएगी और वहां पर आपके पास जो अमाउंट ज्यादा आएगा 3 साल के बाद। अब बताएं कि कंपैरिजन विद बैंक ए क्या वैल्यू आएगी। तो सवाल में आपके पास ये सारी कंडीशन बता दी। इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर सिंपल सा है, थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल है। पहले आपने बैंक ए को सॉल्व करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे फॉर बैंक ए। अब जो डाटा गिवन है इंटरेस्ट रेट 8% गिवन है, इसी के अलावा परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 करके 0.08 वैल्यू आएगी। प्रेजेंट वैल्यू जो डिपॉजिट करवाई इनिशियल वो आपकी 10,000 है, नंबर ऑफ पीरियड 3 साल का है और फ्यूचर वैल्यू बतानी है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अब तक आपने अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया 12,597 रुपीज। अब यहाँ पर आपके ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है 3 साल के अंदर का वो बैंक ए में ये अमाउंट आया है, इसको फ्यूचर वैल्यू आपने देख लिया। नेक्स्ट आपके पास है फॉर बैंक बी। अब बैंक बी में आपके पास इंटरेस्ट वैल्यू आई, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये मल्टीपल कंपाउंडिंग का होगा, उधर आपके पास सिंपल कंपाउंडिंग था या आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे थे, ये आपके पास मल्टीपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आई की वैल्यू 8% है, नंबर ऑफ टाइम्स एम 2 है, जाहिर है आपसे क्या सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफा, अगर क्वार्टरली होता तो साल में 4 दफा, मंथली होता तो साल में 12 दफा। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर सेमी एनुअली का मतलब एम की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल है, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को पी डैश कर दें, पी भी रहने तो कोई मसला नहीं था, लेकिन क्योंकि उसमें बैंक ए में और बैंक बी में फर्क के लिए मैंने ऊपर डैश डाल दिया। सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू को ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग। मल्टीपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर की जगह आई अपॉन एम, एन की जगह एम इंटू टी, ये फॉर्मूला है आर और एन का। तो आपने वो पुट कर दिया मल्टीपल कंपाउंडिंग में, वैल्यू आपने पुट कर दी, पी की जगह 10,000, आई की जगह 0.08, एम की जगह 2 और इधर टी की जगह 3। सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, आपके पास 12,653 ये रुपीज वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेरे पास जो वैल्यू आई है इधर, अगर मैं साल में एक दफा इंटरेस्ट लगवा रहा हूँ, एनुअली काम कर रहा हूँ तो वैल्यू कम है, और साल में 2 दफा इंटरेस्ट लग रहा है, सेमी एनुअली लग रहा है, तो मेरे पास यहाँ वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो क्वार्टरली लगता तो इससे ज्यादा वैल्यू आती, और मंथली लगता साल में 12 दफा लगता तो उससे भी ज्यादा वैल्यू आती। ये जो वैल्यू आती है इसको हम अगले जो टॉपिक है उसमें जाके सीखेंगे अफेक्टिव रेट में, तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पर ये डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे
तो बहरहाल आपसे कहा था कि डिफरेंस बताएं, जो आपके पास बैंक बी है उसने कितना इंटरेस्ट जनरेट ज्यादा किया एज कंपेयर टू बैंक ए। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो बैंक बी की वैल्यू आई है आफ्टर 3 इयर्स उसको माइनस करते हैं बैंक ए की वैल्यू से जो आफ्टर 3 इयर्स आई है। तो सिंपल, फॉर इंटरेस्ट वैल्यू आपका बैंक बी की वैल्यू माइनस बैंक ए की वैल्यू, माइनस करते हैं, आ गया 56 रुपीज ज्यादा आए हैं इंटरेस्ट के फ्रॉम बैंक बी। तो कोई भी अगर इंसान आपसे कह रहा है कि आपके पास साल में 2 या 4 या 12 दफा, जितनी भी दफा, 6 दफा 8 दफा, जितनी भी दफा उनकी एक स्कीम है उसके मुताबिक आपका इंटरेस्ट अप्लाई होगा, तो जितना ज्यादा आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, जितनी ज्यादा मल्टीपल कंपाउंडिंग हो रही है, उतना ज्यादा आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। तो बहरहाल अब ये सही है या गलत है इसके ऊपर अलग बात है। ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है इस करंट वर्ल्ड के अंदर, ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है बैंक के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में, और ये आपके पास बहुत सारे लोग इससे इस पे मुनाफा भी उठा रहे हैं। बहरहाल वो एक मॉरल वैल्यू के ऊपर बात करें वो एक अलग हो जाता है कि बेहतर है, सही है, हलाल है या हराम है। यहाँ आपको ये नहीं सिखा रहा, यहाँ आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूँ, और इस तरीके से ये वाला सवाल आपने सॉल्व कर। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाए इसके आगे, आप लोगों को मैंने यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करवाना है, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आपको इंटरेस्ट रेट आर से रिप्रेजेंट करते थे, अगर अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात होगी तो ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अगर आप कंपाउंडिंग, मल्टीपल कंपाउंडिंग याद करें तो उसमें आर इज इक्वल टू आई अपॉन एम, इस चीज को इंटरेस्ट रेट कहते थे। लेकिन अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपके पास पूरा फॉर्मूला जो लिखा है ये इसके बराबर है। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है? अभी इससे पहले जो हमने सवाल सॉल्व किया उसमें आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एनुअली कंपाउंड हो रहा होगा, एनुअली इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो वैल्यू कम आएगी एज कंपेयर टू मल्टीपल टाइम्स अगर कंपाउंडिंग हो रही है। साल में 2 दफा हो रही है तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, साल में 4 दफा तो उससे ज्यादा, 12 दफा तो सबसे ज्यादा। तो आपके पास अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यही चीज कहलाती है कि अफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होगा। लाजमी नहीं कि अगर साल में 12 दफा रेट अप्लाई हो रहा है, इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो आपकी वैल्यू भी ज्यादा आ रही हो। ऐसा हो सकता है कि 6 दफा जब अप्लाई होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट रेट के ऊपर सारी चीजें। तो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हर कंडीशन में डिफरेंट होगा। तो हर कंडीशन में डिफरेंट होने के लिए आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला जनरेट कर दिया गया कि 1 प्लस आई अपॉन एम की होल पावर एम माइनस 1, ये अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। आपको अगर मालूम करना है कि अफेक्टिव वैल्यू क्या होगी इंटरेस्ट की, तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी किताब में जो एग्जांपल है, क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। एग्जांपल तो खैर आप खुद ही देखेंगे, एग्जांपल पूरी सॉल्व हुई भी है। क्वेश्चन नंबर 49 के 2 पार्ट्स हैं। मैंने यहाँ पर ए पार्ट डिस्कस किया है, बी पार्ट सेम एज इट इज है, बस डाटा डिफरेंट है। तो बी पार्ट आपका होमवर्क होगा। ए पार्ट में कहा है एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपके पास एक अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया गया एट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, का मतलब इंटरेस्ट की वैल्यू 10 थी, इंटरेस्ट रेट 10% था। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब जो मल्टीपल आपने इंटरेस्ट अप्लाई किया, मल्टीपल कंपाउंडिंग की, तो उसका नंबर ऑफ टाइम्स 4 हो गए। क्वार्टरली का मतलब एम की वैल्यू 4 हो गई। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ई की वैल्यू फाइंड करें क्या होगी। तो आपके पास फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आपने सारा काम करना है, डाटा जनरेट करेंगे। इंटरेस्ट रेट आपको आई गिवन है 10%, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 तो 0.1 आपके पास वैल्यू आ गई आई की। नंबर ऑफ टाइम्स एम 4 है, और आपके पास यहाँ पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का हवाला दें, वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आई और एम की पुट करें। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब जिस तरह यहाँ सिंप्लीफाई किया आपने वैसे सिंप्लीफाई करना है। आपको डायरेक्ट नहीं करना कि यहाँ पर आपने कहा कैलकुलेटर इस्तेमाल करके यहाँ पर आ जाए, नहीं, आप पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले ये डिवाइड होगा, फिर ऐड होगा, पावर अप्लाई होगी, -1 करेंगे तो 0.1038 ये अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ गया। अब अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये परसेंट में गिवन होना चाहिए आपको, क्योंकि इंटरेस्ट रेट परसेंट में गिवन था सवाल में, तो आप आंसर भी अपना परसेंटेज में ही बताएंगे। तो आपके पास 0.1038 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन परसेंटेज। तो 10.38% इज द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो आपसे यहाँ पर सवाल में मालूम करने को कहा था। अब इसी के बी पार्ट पे आ जाएं। डाटा बस चेंज है। इफ एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड 6%, यहाँ 10% करवाया, उधर 6% है, पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ 4 थे, इधर सवाल में 2 गिवन है। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफा। फाइंड द अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आपने यही ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके से आप बी पार्ट अपना क्वेश्चन घर पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 55 और 56 एक जैसे हैं। 55 डिस्कस कर रहा हूँ, 56 आपने खुद करना है। 55 में कहा है इफ रुपीज 8,000 इज ड्यू 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रुपीज 8,000 ड्यू है, फ्यूचर वैल्यू बता दी 8,000 और नंबर ऑफ ईयर्स भी बता दिए, टाइम पीरियड भी बता दिया आपको 3 साल का, एंड द मनी इज वर्थ 4%, आपको इंटरेस्ट भी बता दिया 4%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, आपको यहां पर एम की वैल्यू भी बता दी, एम इज इक्वल टू 2। फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बताएं क्या हो। तो आपको डाटा जो गिवन है उसके मुताबिक पूरा यहाँ डाटा पहले लिखे, फ्यूचर वैल्यू ए 8,000 है, इंटरेस्ट आई 4% है, कन्वर्ट कर दें, डिवाइड करें 100 से, वैल्यू आई की आ गई। नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर आपके पास 2 है, नंबर ऑफ ईयर्स जो एक पीरियड का टाइम है वो 3 years है, और प्रेजेंट वैल्यू आपसे क्या है फाइंड करें। ये सारा आपके सवाल में डाटा गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वही आपके पास मल्टीपल कंपाउंडिंग का, क्योंकि यहाँ तो अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, बस इसके यही सवाल पास्ट पेपर का मैंने डिस्कस करना था। इससे मिलते जुलते सवाल किताब के वो आप खुद अब सॉल्व कर सकते हैं। ये पीछे जो हम पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड है, तो आपके पास फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। बस फर्क ये है कि अब तक आप ए यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालते जाए, अब आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू निकालनी है तो बाकी वैल्यूज पुट करें, आई की जगह, एम की जगह, टी की जगह अपनी वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये ब्रैकेट 1.02 होल पावर 6। अब यहाँ पे जो तरीका है वो तो इस तरीके से मैंने सॉल्व करके बता दिया, लेकिन इसमें जो आंसर है वो एररफुल हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो आंसर है मैंने यहाँ पर 1.126 इसके आगे स्टॉप कर दिया। आपने क्या करना है, आपने P इज इक्वल टू कैलकुलेटर अगर सही तरीके से चलाना आता है 8,000 डिवाइड बाय 1.02 की पावर 6। अब 1.02 की पावर 6 आप लिख सकते हैं अपने कैलकुलेटर में, अगर आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा मामूली सा फर्क आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल है। एग्जामिनर आपके इतने नंबर नहीं डिडक्ट करते, तकरीबन 1 रुपए 1-2 रुपए का फर्क आएगा, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सॉल्व करवाया आपने, सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है बेस की डिवाइड की, पी की वैल्यू आपकी आ गई 7,104 या 105 रुपए। ये फाइनल आंसर आपके पास आएगा जो आपसे रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू पूछी थी सवाल में। तो इस तरीके से आपने ये सवाल हल कर लिया। अब जो होमवर्क है 56 इसी तरीके से 56 में कहा है इफ रुपीज 8,000 इज ड्यू 2 years, अमाउंट आपके पास फ्यूचर वैल्यू 8,000 ही है, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स 2 हो गए, तो नंबर ऑफ ईयर्स पहले 3 थे अब 2 years हो गए, एंड मनी इज वर्थ 5%, पहले यहाँ पर 4% था अब 5% हो गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली, एम की वैल्यू पहले 2 थी अब आपके पास एम की वैल्यू 4 हो जाएगी। फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बताएं पी। तो सवाल एज इट इज सॉल्व होगा जैसे ये किया, बस डाटा चेंज है, तो आपने इस डाटा की जगह वैल्यू दूसरी पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक इसको जल्दी से नोट करें, फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया इस टॉपिक का, फिर आपका इंटरेस्ट वाला पोर्शन इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा आ जाए, अब इस सवाल को देख लें। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन रिसीव एन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस अक्सर विरासत को कहा जाता है। तो आपके पास एक इंसान है जिसको पैसे मिले 5 लाख रुपए, एंड वांट्स टू इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ इट फॉर फ्यूचर, कुछ अरसे के बाद वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहेगा उसमें से कुछ हिस्सा, 5 लाख पूरे नहीं, कुछ हिस्सा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना, तो जो भी आपके पास वो इन्वेस्ट करेगा, अभी आपको अमाउंट नहीं पता कितना इन्वेस्ट करेगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता। हिज गोल इज टू एक्यूमुलेट 7 लाख रुपीज इन 12 years, उसका जो गोल है वो ये है कि वो 12 साल के अरसे में एट द एंड ऑफ 12 years, जब 12 साल गुजर जाएंगे तो टोटल अमाउंट उसके पास 7 लाख होना चाहिए। हो सकता है 12 साल के बाद उसने सोचा हो कि मैं कोई गाड़ी ले लूंगा 7 लाख की, या कुछ भी कर लूंगा, 7 लाख रुपए मुझे चाहिए 12 साल के अरसे में। हाउ मच ऑफ द इनहेरिटेंस शुड बी इन्वेस्टेड, उस 5 लाख में से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपके पास 7 लाख रुपए 12 साल में जमा हो जाएं। अब कंडीशन क्या है, शुड बी इन्वेस्टेड इफ द मनी अर्न्स इंटरेस्ट एट 12%, हो सकता है कोई बैंक उसको 12% का इंटरेस्ट रेट दे रहा हो, तो उसने कहा कि इंटरेस्ट रेट 12% का है, और मजीद का पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 दफा इंटरेस्ट उसमें अप्लाई होता है, कंपाउंड इफेक्ट उसका 2 दफा है। तो अब
ये सारा आपको डाटा सवाल में गिवन है। अब इस डाटा को आपने यहां से निकालना है। 5 लाख आपको बताया, उसमें से अमाउंट निकालेगा। 5 लाख आपके किसी काम का नहीं है, तो यहां पर आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू 7 लाख है, क्योंकि उसने कहा कि 12 साल के बाद मुझे 7 लाख रुपए चाहिए। तो ये बात क्लियर है कि 7 लाख फ्यूचर वैल्यू हो गई। इंटरेस्ट की वैल्यू 12% गिवन है, तो इसको आपने डिवाइड किया 100 से, 0.12 इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, जाहिर है नंबर ऑफ टाइम्स इधर 2 हो गए पर ईयर। मजीद आपसे कहा नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल 12 साल आपने दिए कि वो पैसा पड़ा हुआ है 12 साल तक, और 12 साल बाद आप निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास एक पीरियड के 12 साल हो गए। प्रेजेंट वैल्यू आपसे कहा कि बताएं उस 5 लाख में से कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा अभी इस वक्त कि 12 साल बाद वो 7 लाख कन्वर्ट हो जाए। तो सवाल देखने में बड़ा है, समझना आपको जाहिर है, उसको पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। आपने यहाँ पर इससे पहले जो सवाल अभी करवाया है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हवाला देंगे। आपके पास यहाँ पर मल्टीपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम होल पावर एम इंटू टी। अब आपके पास वैल्यू सारी गिवन है, ए फ्यूचर वैल्यू आपके पास है, टी आपको मालूम करना है 1 प्लस आई 0.12 डिवाइड बाय एम 2 इंटू आपके पास टी की वैल्यू 12। वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास यहाँ पर 7 लाख बराबर होगा पी इंटू 1.06 की पावर 24। तो अब मैंने जो इस तरह से पीछे वाला सवाल करवाया डिवाइड बाय, आप इसको सॉल्व करें, एक तरीका है, या आप इस पूरी वैल्यू को उधर भेज के डिवाइड कर दें। तो 7 लाख डिवाइड बाय 1.06 की पावर 24 आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आंसर कुछ पॉइंट्स में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर 0.98 गिवन है, जो कि आप राउंड फिगर करके 4 को 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपने इसको राउंड ऑफ अगले स्टेप में करना है। तो अगर उस 5 लाख में से 1,72,885 रुपीज मैं आज इन्वेस्ट करता हूं, बाकी मैं जो 3 लाख कुछ पैसे बचे उसको कहीं पे भी लगा दूं, लेकिन अगर इतना अमाउंट मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे 12% का रेट मिल रहा है, तो आफ्टर 12 ईयर्स आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 7 लाख रुपीज। तो सवाल में आपको ये 5 लाख जो दिया था, अक्सर बच्चे इसको प्रेजेंट वैल्यू समझते हैं, ये गलत हो जाता है। सवाल में आपसे कहा था कि 5 लाख में से कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करे कि 12 साल के बाद 7 लाख रुपए मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपने सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है आधा, वो यहाँ पर आपकी किताब को कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है एनविटीज का। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आप लोगों का नया टॉपिक दैट इज एनविटी, ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनविटी होता क्या है? एनविटी हम कहते हैं ऐसी फिक्स्ड वैल्यू को जो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने बाद, जैसे गाड़ी अगर आपने खरीदनी है तो आपको एक किस्त उसकी जाती है हर महीने। तो ये जो आपके अमाउंट है, आप गाड़ी जो खरीद रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन एक अमाउंट जो कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे बैंक में जब आपके पास पैसे ज्यादा घर पे आ जाए तो आप बैंक में जमा करवा देते, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप जमा करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हर रोज जा रहे हैं बैंक में, आप या तो हर महीने जाते हैं या आप हर 2 महीने या 3 महीने बाद, आपका एक फिक्स टाइम होता है। तो जब आप अपनी अमाउंट को एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद जमा करवाते हैं और उस पे अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड लगता है, तो ऐसी वैल्यू को आप एनविटी कहते हैं। तो आपके पास सिंपल फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद या तो पे की जाए या रिसीव की जाए। जैसे अगर किसी को सैलरी मिलती है तो हर एक महीने बाद उसको फिक्स अमाउंट मिल रहा है, तो वो जो फिक्स अमाउंट उसको मिल रहा है दैट इज एनविटी। जाहिर है उस पर परसेंटेज अप्लाई नहीं हो रही, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लग रहा, तो उसको हम एनविटी नहीं कहते, हम उसको सैलरी कहते हैं। तो ये टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए तो कुछ का कुछ बन जाता है। सैलरी जैसे बिल्कुल आपके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन वहीं पे अगर सूद लगना शुरू हो जाए तो वो आपके नॉन एक्सेप्टेबल, हराम हो जाता है। तो जिस तरह एनविटी है उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर है, आपने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें तो ये एनविटी का फॉर्मूला बन जाता है। ए आपके पास अमाउंट फ्यूचर वैल्यू की है, अमाउंट ऑफ एनविटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। आर फिक्स्ड वैल्यू या रेगुलर वैल्यू, रेगुलर पेमेंट। तो रेगुलर पेमेंट को अब हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू अलग है, रेगुलर वैल्यू अलग है। 1 प्लस आर, आर आपके पास वही इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर। तो आई की वैल्यू जो भी इंटरेस्ट परसेंट मिला हुआ है, अब आर यानी सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, बाय मंथली है या मंथली है, जो भी आपके पास होगा,
वो यहाँ पर इस तरीके से m के नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएंगे। n आपके पास नंबर ऑफ पीरियड है, n का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, ये जो n है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है m इंटू टी, m नंबर ऑफ टाइम्स इन एयर, t नंबर ऑफ एयर्स, तो नंबर ऑफ एयर्स आपके पास गिवन होंगे, और ये तो डिस्कस कर लिया अमाउंट ऑफ एनविटी। तो ये टर्म्स आपके पास कुछ इस तरीके से। लेकिन अब अगर हमारे पास यहाँ पर रेगुलर इंटरवल में पैसा जा रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, सिंपल जो आपने एनविटी का फॉर्मूला याद किया उसके आर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी डिवाइड में 1 प्लस आर की पावर एन लिख दे, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ड्राइव करके दिखाया कैसे प्रेजेंट वैल्यू आती है। आपने कहा सिंस जो मेरे पास टोटल वैल्यू थी या एक्यूमुलेटेड वैल्यू थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो वैल्यू जाहिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए बराबर है पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अब पी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, आपने जाहिर टोटल वैल्यू है वो ए, ये भी टोटल वैल्यू है, एनविटी हो या जो भी हो, एट द एंड ये फ्यूचर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू ये भी है, एनविटी के फॉर्मूले में फ्यूचर वैल्यू ये भी है। अगर ये दोनों बराबर होंगे, आप इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर दें पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, अब ये वैल्यू इसका मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड होगी, डिवाइड में आर के पास जाके ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो सवाल में आगे जो हम करेंगे उसमें दो अलग अलग मालूम करने को बोला जाएगा, एक आपसे बोला जाएगा कि एनविटी यानी कि फ्यूचर वैल्यू बताएं, दूसरा बोला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू बताएं। ये दोनों में से कोई एक भी बोला है, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं क्योंकि ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करवाता, मैं सोल्यूशन करते हुए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपकी मर्जी है, आप अगर इस फॉर्मूले से भी निकालना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है आपके पास। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देना था, ये आपके लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के। फिर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक और टर्म यहाँ पर किताब में डिस्कस की हुई है, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? फंड का मतलब पैसा इकट्ठा करना, सिंकिंग का मतलब जो डूब रहा है। डूबने का मतलब ये नहीं कि जो आपने पैसा इकट्ठा किया वो डूब जाएगा। सिंकिंग फंड टर्म यूज की जाती है जब आप कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, इस तरह की मटीरियलिस्टिक चीज लेते हैं। अब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको 1 साल, 2 साल या 5 साल, 10 साल बाद पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बल्कि उसकी जगह प्रॉपर्टी मिलेगी। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े या कम हो, इससे पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली गाड़ी खरीद रहे, गाड़ी आपने 5 साल के लिए ली, फॉर एग्जांपल आपने उसकी लीजिंग करवाई, लोन वगैरह लिया और उसको 5 साल की इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर दिया। अब आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं लेकिन वो पैसा आपको बदले में नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको गाड़ी मिलेगी। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट को जहां पर आपके कोई मटीरियलिस्टिक चीज, जिसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा लाइबिलिटीज, तो वो चीज जो मटीरियलिस्टिक है, जो आपके पास रहेगी तो उसने डी वैल्यू ही होना है। वो बढ़ भी सकती है, वैल्यू भी उसकी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन मोस्टली केसेस में उसमें डेप्रिसिएशन आता है। तो उस जगह पर आप जो वर्ड यूज करते हैं वो सिंकिंग फंड का यूज करते हैं। अब ये आपके कॉन्सेप्ट इसलिए डिस्कस करूं क्योंकि एमसीक्यूज में ये सारी चीजें आती हैं, अदरवाइज जो आप सोल्यूशन करेंगे उसमें सिंकिंग फंड हो या एनविटी हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो उसको जल्दी से नोट कर लें आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व काम स्टार्ट करें। आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे कहा है फाइंड द सम ऑफ एनविटी। सम ऑफ एनविटी का मतलब फ्यूचर वैल्यू या टोटल अमाउंट ऑफ एनविटी का, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। एनविटी का कॉन्सेप्ट है, एनविटी कुछ नहीं है, एनविटी अमाउंट ही है जो कि एक फिक्स ड्यूरेशन आप एक रेगुलर पेमेंट के साथ जमा करवा रहे हैं। तो एट द एंड फ्यूचर अमाउंट जो होगा वो, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये दोनों बताना है। इफ एन अमाउंट ऑफ 5000 is invested at the end of each quarter, साल में 4 हिस्से कर लें, यानी कि हर 3 महीने बाद आप 5000 रुपए जमा करवा रहे हैं, फॉर 5 years at 5.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 5 साल के लिए 5.5% ये इंटरेस्ट की वैल्यू है, इंटरेस्ट वैल्यू आई की वैल्यू 5.5 है, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब एम की वैल्यू 4 है। अब ये सारा डाटा आपको यहाँ पर गिवन है, आपने क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, डिस्क्रिप्शन के साथ डाटा पूरा उतारना है। रेगुलर पेमेंट आपको बताई हुई 5000 है, नंबर ऑफ टाइम्स बता दिए इन ईयर 4, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब एम की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ ईयर्स टी 5 ईयर्स है,
तो आपके पास इंटरेस्ट भी गिवन है 5.5%, परसेंटेज में से हटा के 0.055। अब इंटरेस्ट रेट ये गिवन नहीं है, ये आप खुद निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला आपको याद है, R इज इक्वल टू आई अपॉन एम करें, R की वैल्यू आ गई यहाँ पर। सिमिलरली नंबर ऑफ पीरियड आपको नहीं गिवन, N की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, M इंटू टी। M और T वैल्यू पुट करें, N की वैल्यू आ गई। आपसे सवाल में क्या प्रेजेंट वैल्यू बताएं और फ्यूचर वैल्यू यानी कि अमाउंट ऑफ एन्युटी बताएं। अब पहले हम एन्युटी निकालेंगे, पहले हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन जिस मेथड से मैं करवा रहा हूं उसके लिए आपको फ्यूचर वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन आपको जो पीछे फॉर्मूला करवाया है उसके थ्रू आपको फ्यूचर वैल्यू नहीं भी पता, तब भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है। तो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि आपको ये वाला मेथड आसान लगता है क्योंकि पीछे करते आ रहे हैं, इसी को फॉलो कर लें। अदरवाइज उस फॉर्मूले से भी आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्क अगर आएगा भी तो बहुत मामूली सा आता है, कोई इतना खास नहीं आता। यहाँ पर आ जाए, अब आपको ये दो चीजें निकालनी, तो पहले हम एन्युटी की वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू की तो हम सवाल की ही टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर सम ऑफ एन्युटी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ एन्युटी। आपका फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू आपकी क्योंकि डाटा में सारी गिवन है, पुट करना शुरू करते हैं। आर कैपिटल आर 5000 है, स्मॉल आर अभी आपने निकाला 0.01375, एन अभी निकाला है 20, वो भी पुट कर दिया, -1 होल डिवाइड बाय आर। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, अब ये ब्रैकेट आप इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये पूरी ब्रैकेट अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें और उस आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर आर यानी कि 5000 से। आपके पास अराउंड ये वैल्यू आ रही है 1,14,206 रुपीज, राउंड फिगर कर दें तो आपके पास अमाउंट फ्यूचर वैल्यू आ गई। अब ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपसे कहा था प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हवाला देंगे। अब आपके ऊपर है, हवाला जो भी फॉर्मूला करवाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का उस तरीके से कर लें। उसमें सिर्फ यहाँ पर 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर की होल पावर एन फॉर्मूले में इजाफी हो जाता है और ए की जगह पी आ जाता है, फॉर्मूला यही रहता है। तो उससे थ्रू भी कर सकते थे मैंने, लेकिन दूसरे तरीके से करवाया। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला आपको याद है, उसी को आपने यहाँ पर रखा। ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, टी आपको चाहिए, आर की वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू आपकी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये वैल्यू डिवाइड होगी इस ब्रैकेट से, इज इक्वल टू पी। मैंने इस तरीके से लिख दिया, पी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। कैलकुलेटर में आके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 86,910.4 पॉइंट, आपके पास राउंड फिगर नहीं हो रहा है, 0.4 इतने रुपीज आपके पास प्रेजेंट वैल्यू अगर होगी तो आप 5 साल के लिए हर 3 महीने बाद 5-5 हजार रुपए जमा करवाएं तो आपके पास एट द एंड ऑफ 5 years जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 1,14,206 रुपीज। तो ये आपके सवाल में कहा था कि बताएं कि क्या आंसर आएगा, तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। अब जिस तरीके 67 है सेम उसी तरीके 68 है। 68 में क्या कहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का मतलब फ्यूचर वैल्यू आपकी क्या है ए, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ई बताना है, ऑफ ₹600 आफ्टर 10 years। आपके प्रेजेंट वैल्यू और टोटल अमाउंट आ गया। रेगुलर वैल्यू जो आपके पास रेगुलर पेमेंट हो रही है दैट इज 600 रुपीज, आर की जगह 600 आएगा। आफ्टर 10 years टी की जगह आपके पास 10 years आएगा, यानी कि टी आपके पास यहाँ लिखा है ये रहा 10 years एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आई आपके पास 8% है, 8% को कन्वर्ट करेंगे 0.08। आपको कहा है सेमी एनुअली तो एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इस डाटा में ये 2 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, टाइम आपके पास 10 years हो जाएगा, ये आपके पास 8% है तो ये 0.08। फिर आप आर की वैल्यू निकालेंगे, जाहिर है अब आप 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.04 आर हो जाएगा। यहां पर आपको टाइम पीरियड निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड, तो एम आपके पास 2 है मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास 10 है तो ये भी 20 आंसर आएगा। जिस तरीके से ये सवाल किया है सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 68 भी होगा। डाटा आपको मैंने एक दफा बता दिया कैसे निकालना है, डाटा निकालेंगे, सोल्यूशन आपके पास इसी तरीके से, बस वैल्यू चेंज होती रहेगी। 69 और 70 ये भी आपने घर पे होमवर्क के तौर पे करना है। कैसे होगा, 69 में और 70 में भी सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालना है, ए की वैल्यू चाहिए, पी नहीं चाहिए। तो अब यहां पर आपके लिए आधा काम, यानी कि बस यहां पर आपका इधर आंसर खत्म हो जाएगा। करेंगे कैसे, डाटा आपके पास वही है, ऑफ ₹800
आर की वैल्यू 800 गिवन है, इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 है। अब अगर हर साल आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो पर ईयर जब आप काम कर रहे हैं, एक साल में अगर एक से ज्यादा होगा तो m की वैल्यू कुछ और होती है, अदरवाइज m यहाँ पर 1 होगा। फॉर 6 ईयर्स आपके पास t इज इक्वल टू 6 ईयर्स है, तो आपके ऊपर है कि आप इसको डायरेक्ट, जब भी हमारे पास कंपाउंडिंग होगी और सिंगल कंपाउंडिंग होगी, एक होता है मल्टीपल कंपाउंडिंग, एक होता है सिंगल कंपाउंडिंग, तो सिंगल कंपाउंडिंग का मतलब आपके पास हर साल अमाउंट अप्लाई हो रहा है। तो डाटा यहां पर जो गिवन है दैट इज r इज इक्वल टू 800 रुपीज। दूसरा आपको n इज इक्वल टू 6 ईयर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, बजाय m इंटू टी करें आंसर 6 आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। r आपको डायरेक्ट गिवन है 5%, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंट हटा के। तो यहां पर आपको ये दो स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, r और इसकी डायरेक्ट लिखेंगे, और जाहिर है जब ये डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका ये आई नहीं लिखा जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम ये नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये डाटा बनाना है। अब अगर मेरे पास ये तीन चीजें हों, r, n और स्मॉल r, तो क्या मैं कैपिटल R, स्मॉल r और n की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तीन चीजें भी गिवन होंगी तो फॉर्मूला पुट करके आप अपने एनवीटी की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो जिस तरीके से आपको ये सवाल करवाया है सेम उसी तरीके से ये वाला सवाल भी होगा। डाटा में आपकी ये तीन चीजें लिखी जाएंगी और चौथी चीज आप इधर क्वेश्चन मार्क डालेंगे बस। तो यहाँ पर इतना जो लंबा डाटा आपने बनाया है उसकी जरूरत नहीं है, तब जरूरत होगी जब आप क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट 70 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 70 ये भी आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। 70 में कहा है फाइंड द सम ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 8500, आर की वैल्यू 8500 आ गई। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने बाद, तो क्वार्टर साल में 4 दफा, आपकी एम की वैल्यू 4 आ गई। फॉर 4 ईयर्स टी की वैल्यू भी 4 आ गई। एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, आई की वैल्यू 6% आ गई। आर निकालेंगे, आई अपॉन एम यानी 6% डिवाइड बाय 4। सिमिलरली आप अपने नेक्स्ट एन की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ पीरियड, एम इंटू टी, एम 4 है, टी आपके पास ये भी 4 है, एन की वैल्यू 16 आ गई। तो जैसे ये काम किया है सेम एज इट इज काम आपका होगा। हवाला देंगे, आपके टोटल अमाउंट बोला है सम ऑफ एन्युटी, सेम इसी तरीके सारा काम यहां तक होगा, बस वैल्यूज चेंज होंगी, डाटा चेंज होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 70 तक होमवर्क दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 अभी डिस्कस कर रहे हैं क्लास। अच्छा अपना क्वेश्चन नंबर 72 भी देखें। 71 ऑल दो वैसे ही होगा लेकिन ये मैं करवा दूंगा। 72 देखें। 72, 73 ये भी मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूं क्योंकि ये भी ऊपर वाले सवाल की तरह ही है। 72 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 40,000 इन्वेस्टेड 6 मंथली, यानी कि हर 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद मतलब साल में 2 दफा, सेमी एनुअली। सिर्फ अल्फाज का आगे पीछे किया हुआ है, आपके पास बाकी बात वही है। तो यहाँ पर आपके सम ऑफ एन्युटी निकालना है। आर 40,000 है, इन्वेस्टेड 6 मंथली का मतलब आपके पास सेमी एनुअली कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। एम की वैल्यू 2 हो गई। टी आपका 4 ईयर्स है, एट द रेट ऑफ 5%, आई की वैल्यू 5% आ गई। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब आगे हाफ ईयरली बोले ये, तो इसका मतलब साल में 2 दफा। एम की वैल्यू 2 है, तो सिंप्लीफाई करें, आपके पास यहाँ पर आर आ जाएगा, आई अपॉन एम, यानी कि आपने डिवाइड करना है 5 को 2 से, आपके पास आर की वैल्यू आ गई, 5% को डिवाइड बाय 2। सिमिलरली आपको एन निकालना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एम की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो जिस तरीके से अभी डिस्कस कर रहे हैं वैसे ये सवाल होंगे। अब कॉन्सेप्ट एक ही है, एक सवाल करवाऊं तो बाकी सारे डाटा चेंज होकर उसी तरीके से होंगे। 73 भी देख लें। 73 में कहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 8500 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 4 ईयर्स। ये मेरे ख्याल से सवाल आपका रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70 और 73। 70 और 73 किताब में रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डाटा है, तो ये भी आप लोगों ने ज़ाहिर दोबारा उतारने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 71 से ऑनवर्ड डिस्कस करें। चलें अपना 71 क्वेश्चन देख लें। ऑल दो ये सवाल आसान है और इसके आगे जितने भी किताब के सब एक जैसे तरीके से होंगे, और इसके आगे जो क्वेश्चन हैं 73 तक तो आपको होमवर्क दिया था, आगे तक जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं सारे मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपसे नहीं होंगे। 71 में क्या है, डिपोजिटर पेज रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर,
हर साल के आखिर में जो डिपॉजिटर है वो कोई भी हो सकता है, वो 1000 रुपए जमा करवाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के ड्यूरेशन तक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, कंपाउंडेड ईयरली। जब आपके ईयरली का कॉन्सेप्ट आ जाता है, साल में एक दफा, तो वहां पर आपके डायरेक्ट ये वैल्यूज लिखी जाती है, नंबर ऑफ पीरियड्स, यहाँ पर कोई टी नहीं होता, यहाँ पर एन ही लिखा जाता है, और इंटरेस्ट आई नहीं होता, वहां पर आर ही लिखा जाता है, क्योंकि आपके पास आई अपॉन एम, साल में एक दफा एम की वैल्यू 1 है, तो आई अपॉन एम करेंगे तो डायरेक्ट वही आर की वैल्यू आ रही होगी जो आई की वैल्यू होगी। तो इसलिए हम वहां पर आई और टी एम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते जब ईयरली की बात होती है। जब साल में एक से ज्यादा दफा कंपाउंड अप्लाई होता है, इंटरेस्ट अप्लाई होता है, वहां पर आप फिर वो जिस तरह इससे पहले सवाल करवाए वैसे करते हैं। तो बहरहाल आपको यहाँ पर रेगुलर पेमेंट गिवन है 1000 रुपीज, हर साल के बाद वो जमा करवाता है, तो आपके पास 5 साल तक का ड्यूरेशन है, और इंटरेस्ट रेट 15% गिवन है, तो 15% को आप डिवाइड 100 करें, 0.15 रेट की वैल्यू आ गई। अब आपसे कहा फ्यूचर वैल्यू बताएं क्या होगी, तो सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 69 आपको होमवर्क दिया है आप करेंगे। यहाँ पर आज हमारे आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, आपके पास सारा डाटा आ गया, वैल्यूज पुट करें। ये मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है ताकि आप लोग इसको सॉल्व खुद करें, क्योंकि इतना सारा सॉल्व करना सिखा दिया, तो ये आप 2-3 से आप खुद भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपके पास इस तरीके से यहाँ पर आया है। आपने ये क्वेश्चन नंबर किताब के 82 तक सिर्फ वर्डिंग है, डाटा आपको निकालना आना चाहिए, तो डाटा आप इसमें से निकालेंगे, सवाल आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, फिर जो आपकी डिफिकल्टी होगी अब हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 75 और 80 देखेंगे, क्योंकि ये आपने इसमें बताया कि डिफिकल्टी है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 82 तक वो सारे पास पेपर वाले आपके होमवर्क थे। अब जब आप पास पेपर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग है जो पास पेपर में नहीं आए हुए वो भी आप करने के काबिल हो चुके हैं। अब जितने भी यहाँ पे मैंने काम करवाया है वो सवाल जो पास पेपर में नहीं आए आप उनको देखें, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 75 पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या है, इफ ₹1000 इज पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने आप 1000 रुपए जमा करवा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल तक हर महीने आप 1000 रुपए जमा करवाएंगे इन द अकाउंट अर्निंग 8% इंटरेस्ट। आपने बैंक में जमा करवाया है जिसमें आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडेड मंथली, हर महीने आपका इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आपके पास कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, ये सवाल में आपसे पूछा है। तो जाहिर है 5 साल बाद का मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछी है, डाटा इससे एक्सपेक्ट करें। रेगुलर पेमेंट हर महीने 1000 रुपए की कर रहे हैं, 5 साल तक कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स जाहिर है साल एक में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने के आखिर में कर रहे हैं, तो 12 दफा कर रहे हैं एक साल में। इंटरेस्ट 8% लग रहा है, तो इंटरेस्ट रेट आई अपॉन एम, आपका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 0.08 डिवाइड बाई 12, ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.00666 चलती जा रही है, तो हमने इसको 0.0067 पे स्टॉप कर दिया। राउंड ऑफ करना आपको सिखाया हुआ है। और सिमिलरली नंबर ऑफ पीरियड निकालना है, एन की वैल्यू तो एम इंटू टी, 12 × 5 यानी कि 60। ये आपके पास डाटा जो गिवन था वहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इसके बाद आपने क्यों के सवाल में सिर्फ फ्यूचर वैल्यू निकालने को कहा है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं बताया, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप हवाला देंगे, हेडिंग डालने फॉर एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो सवाल में वर्डिंग यूज की है आपने भी वही हेडिंग में लिखनी है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला आपको याद है, तो एनवीटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। एनवीटी आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनवीटी होता है हर वो अमाउंट जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जमा करवाया जाए, एक फिक्स डिपॉजिट या रेगुलर पेमेंट की जाए, उसे आप एनवीटी के अंदर एनवीटी के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, आर की वैल्यू गिवन है 1 + r, इसमें स्मॉल आर, एन भी आपने निकाल लिया, आर भी आपने निकाल लिया, फॉर्मूला वैल्यू पुट करें। यहाँ क्वेश्चन मार्क डालने का मतलब ये है कि इससे पहले जो क्वेश्चंस करवाए उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप करवाया था कि इस स्टेप के थ्रू ये ब्रैकेट सॉल्व होंगी, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। एंड में आपके पास आंसर यहाँ पर आ रहा है 73,553.5 रुपीज। तो सवाल में यही कहा था निकालने को, आपने इसको हाईलाइट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इससे मिलते जुलते सवाल 80 पे तो बाद में आएंगे, इससे मिलते जुलते सवाल पहले डिस्कस कर लो। मैंने आपको लास्ट क्लास में 73 तक समझा दिया था और आगे नहीं डिस्कस किए थे, समझाया नहीं था, आपसे कहा था ये आपने घर पे ट्राई करना है। 74 में इसी तरीके से होगा, मैं डाटा आपके लिए पढ़ लेता हूँ।
74 में क्या है, अब्दुल्ला सेव रुपीज 1200 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, उसके अम्मी अब्बू पैसे देते हैं, उसमें से वो 1200 रुपए जमा कर लेता है एंड डिपॉजिट इट इन अ बैंक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर 3 महीने बाद, क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 महीने बाद वो बैंक में जाके जमा करवा देता है 1200 रुपए। और आगे लिखा है फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक वो ये करता रहता है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, सारे क्वार्टर हर 3 महीने के बाद का मतलब क्वार्टरली। अगर आपके पास 10% इंटरेस्ट आई की वैल्यू मिल रही है और एम की वैल्यू क्वार्टरली यहाँ पर लिखा हुआ भी है 4 है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा। डाटा जो आपको अभी मैंने करवाया वैसे ही गिवन है, आपको आर की वैल्यू गिवन है, नंबर आपके पास ईयर्स गिवन है, एम की वैल्यू क्वार्टरली 4 गिवन है, आई की वैल्यू 10 गिवन है, सारी चीजें गिवन है। आपसे क्या है कि अमाउंट क्या होगा 5 साल बाद, ए निकालना है, जैसे ये निकाला है इसमें ए, वैसे ही सेम आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो अब ये क्वेश्चन जो एक जैसे, डाटा आपको समझा रहा हूँ, सोल्यूशन करने का तरीका वही है, वर्डिंग आगे पीछे होगी, डिफरेंट होगी, सिनेरियोज डिफरेंट होंगे, लेकिन जो निकालना है मेथड है वो सेम ही होगा। 76 में क्या है, अ कपल वांट्स टू सेव इनफ मनी, दो लोग हैं उनको इतने पैसे जमा करने टू ओपन देयर बिजनेस, बिजनेस करना चाह रहे हैं, दो लोग हैं उन्होंने बिजनेस एक शुरू करना है। इफ दे डिपोजिट 40,000 एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, वो हर 3 महीने के आखिर में 40,000 रुपए जमा करवा दें अगर, इनटू अ फंड, एक फंड के अंदर, दैट अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आई 11 गिवन है, 11% क्वार्टरली, एम की वैल्यू 4 गिवन है। हाउ मच विल देयर बी इन द फंड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ई की वैल्यू 3 गिवन है। आपसे कहा है 3 साल के बाद ए क्या होगा, ए मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। डाटा सारा वही यहाँ पर जो गिवन है, इसी तरीके से बस वैल्यू डिफरेंट है, आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर ए का आ जाएगा। नेक्स्ट 77, हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए हर 3 महीने बाद, यहाँ आर निकालना है। तो इस तरह का सवाल मैंने करवाया नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, फॉर्मूला यही है, आर की वैल्यू निकालनी है। अब तक आप ए की वैल्यू निकालते थे, आपको आर अब निकालना है, ए गिवन होगा। तो आगे सवाल पढ़ रहा हूं, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्यूमुलेट 10 लाख रुपीज, आपके पास 1 मिलियन अमाउंट है। आपसे कहा है हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद यानी क्वार्टर आपको बोला, एम की वैल्यू 4 गिवन है। आपसे कहा है आर की वैल्यू बताएं, आपको एक्यूमुलेट करना है 10 लाख रुपए, ए की वैल्यू गिवन है, आफ्टर 10 ईयर्स, टी की वैल्यू 10 गिवन है। और आगे फिर कहा है अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, एम की वैल्यू तो ऊपर पता चल गई थी 4 है, 8% आई की वैल्यू है। आर निकालेंगे आई अपॉन एम से, एन निकालेंगे एम इंटू टी से, ये सारी वैल्यूज आ गई। ए आपको गिवन है, क्या आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? सिंपल है, अगर यहाँ पर मुझे ये गिवन हो कि 1 मिलियन रुपीज है और यहाँ से आर मल्टीप्लाई बाय एक वैल्यू हो, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको दबेच के डिवाइड करते हैं, आर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप पीछे कर चुके हैं, तो आर निकालना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इसके अंदर भी सेम यही पूछा है, हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वही बात, आर की वैल्यू बताएं, क्वार्टर का मतलब एम की वैल्यू 4 है, सब कुछ सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन के मुताबिक, बस एक्यूमुलेटेड वैल्यू अब यहाँ पर आपको बोला है 15 लाख है, ऊपर 10 लाख थे, यहाँ 15 लाख हो गए। नंबर ऑफ ईयर्स, टी भी 10 ईयर है, इंटरेस्ट रेट भी आपका 8% है, इंटरेस्ट रेट तो नहीं, इंटरेस्ट 8% है। फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट आई अपॉन एम। तो ये सवाल 77 की तरह ही सॉल्व होगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 80 पे, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले नहीं करवाया, इसलिए मैं ये अभी डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है, अ मैन डिपोजिट्स रुपीज 5,600 इन अ बैंक, वो 5,600 रुपए जमा करवा रहा है बैंक में, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद, यानी कि आपके पास क्वार्टर का मतलब एम की वैल्यू 4 गिवन हो गई, आर 5,600 रुपीज, एम 4 फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए, टी की वैल्यू 4 हो गई। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, आई की वैल्यू 6 अगर है 6%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू बताएं एन्युटी की, फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछा, आपसे बोला प्रेजेंट वैल्यू बताएं क्या होगी। तो आपके पास डाटा सारा गिवन है, आर एम टी आई, आपने यहाँ पर ये सारी चीजें डाटा से निकालनी, इनकी मदद से आर की वैल्यू आ गई, स्मॉल आर इंटरेस्ट रेट,
आई अपॉन एम करें 0.015, एन नंबर ऑफ पीरियड आपके पास आ गया, एम इंटू टी 16। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप यहाँ पर हवाला देंगे, आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया हुआ है, ए की जगह पी आ जाएगा और इधर आपके पास 1 प्लस आर की पावर एन आ जाएगा। पीछे मैंने पूरा ड्राइव करके भी दिखाया था कैसे आएगी। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, इसको आपने याद किया हुआ है। सिंपल आर कैपिटल आर है, 1 प्लस आर स्मॉल आर इंटरेस्ट रेट आपने निकाल लिया, एन की वैल्यू आपने निकाल ली है दोनों, बाकी और कुछ इसके लिए चाहिए नहीं, आपने वैल्यूज पुट की। यहाँ क्वेश्चन मार्क दोबारा उसी तरीके जैसे वो सवाल सॉल्व किया वैसे ज़ाहिर है ये ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है। ऑल दो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो आपने रिस्क नहीं लेना है, आपने इसके स्टेप्स पूरे करके दिखाने, न्यूमरेटर में कैसे सॉल्व हो रहा है, डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व हो रही है, वैल्यूज पूरा करके दिखाना है। एंड में आंसर आपके पास पी का आ रहा है 79,135 रुपीज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 80 आपने सॉल्व किया। इसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू बोली थी तो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली। अगर आपके सवाल में फ्यूचर वैल्यू का कहा जाता तो फ्यूचर वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते थे। नेक्स्ट आ जाए 81, 82 दोनों एक ही तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 80 किया। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, बस डाटा चेंज कर दिया। मैन डिपोजिट रुपीज 4500 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 years। आर आपको यहाँ पर 4500 चेंज करके दे दिया, एम अभी भी 4 है, टी आपका 5 years हो गया, आई की वैल्यू 8% दे दी। आपसे कहा था इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू आपको बतानी है तो आप इसको इसी तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर के मुताबिक। उसके आगे भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अब आप वो क्वेश्चंस खुद भी करने के काबिल हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू बतानी है एन्युटी की ऑफ रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच 6 month। हर 6 महीने के बाद 10,000 एक इंसान जमा करवा रहा है, तो आपके पास यहाँ पर एक तो सेमी एनुअली का कॉन्सेप्ट आ गया, एम की वैल्यू 2 आ गई, आपके आर की वैल्यू 10,000 आ गई, और फॉर 5 years टी की वैल्यू 5 आ गई एट 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, आई की वैल्यू 12% आ गई। सब कुछ आपके पास उसी तरीके से डाटा यहाँ पर गिवन है। आर निकालेंगे स्मॉल आर इंटरेस्ट रेट, एन निकालेंगे नंबर ऑफ पीरियड, और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का यही फॉर्मूला जो अभी डिस्कस किया है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी। तो सवाल को पूछे जाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो डाटा है वो वही होगा जो इस तरीके से डाटा यहाँ पर आपके पास लिखा है। डाटा चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी, आपके पास ऐसा नहीं होगा कि सवाल सॉल्व करने को बोल दिया जाए और एम की वैल्यू ना दी जाए। तो इसलिए आपके पास जितना भी डाटा है वो सारा गिवन है, तरीकेकार एक ही है, पूछने का तरीका डिफरेंट है सिर्फ। तो यहाँ पर आपके पास ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है आपकी किताब के हवाले से। इसके बाद कुछ सवाल हम पास्ट पेपर के देखेंगे अगर जरूरत हुई, अदरवाइज ये सारे पास्ट पेपर के ही थे। अपडेटेड पास्ट पेपर फिर हम इसके बाद अब इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर 2 अभी जो हमने पढ़ा इंटरेस्ट एंड एन्युटीज का, ये सारे आप कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो मेथड है वो करवा दिया, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कि आप ना कर सकते हो। मेथड आपके पास एक ही है, उस मेथड के थ्रू आप करेंगे, सारे सवाल आपसे आराम से हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं।